दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश दियाती फौजी। दोस्तों जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम चैनल पे दिखाना चाहते हैं सच्चाई, और सच्चाई का सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की तारीख में अनुमानित भारत की जनसंख्या 140 से 150 करोड़ के लगभग। मैं बात करूंगा जिस समय यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने भारत को अपना गुलाम बनाया। उनके जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो लगभग 50 से 60 हज़ार के लगभग उनके ब्रिटिश सोल्जर थे, और 60 हज़ार लोगों ने जो उस समय की भारत की आबादी थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित था, उस पर उन्होंने 200 वर्ष तक राज किया। आज हर जगह पे आपको देखने को सुनने को मिल रहा है कि भाई ये म्यांमार से यहाँ पर घुसपैठ कर गए, ये बांग्लादेश से घुसपैठ कर गए, ये बर्मा से घुसपैठ कर गए। आज जो हमारी सैन्य ताकत है खाली इंडियन आर्मी, वो भी 10-12 लाख से प्लस में है। उसके बाद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस। भाई जब ये घुसपैठ हुई, कश्मीर में घुसपैठ होती है तो कोई ना कोई इंटरसेप्ट वगैरह आर्मी को मिलता है और उनको वहीं पे न्यूट्रलाइज, मिलिटेंटों को, आतंकवादियों को कर दिया जाता है। अब जो अनुमान लगाया जा रहा है, भारत के अंदर जो घुसपैठी हैं ये लगभग 3 करोड़ प्लस, 3 करोड़ से भी प्लस जो अनुमान लगाया जा रहा है। और आने वाले समय में इनकी क्या तादाद होगी, इनकी क्या संख्या होगी, वो आप खुद समझ सकते हो। एक मैं आप सभी लोगों से आज एक सवाल करना चाहता हूं। जो उसमें गलती हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, प्रशासन से भी और आम नागरिक से भी। सवाल ये है कि जब 2-4 आतंकवादी देश में एंट्री करते हैं तो भाई तुरंत उनका पता चल जाता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। भारतीय सेना भी पूर्ण रूप से कोशिश करती है, बट कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन उनको चंद समय के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब ये करोड़ों लोग जो घुसपैठ किए, तो एक सोचने वाली चीज है। इसका मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं कि भाई जब इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठ हुई तो हमारे जो खुफिया तंत्र था वो कहाँ था? जो आज सब लोग बोल रहे हैं, हर जगह हर न्यूज़ चैनल पर यही चीज़ दिखाई जा रही है कि भाई इतने लोग घुसपैठ कर गए। आप लोग क्या पहले सोए हुए थे? नहीं, ये एक राजनीति थी खाली वोट की। जिसके क्षेत्र में भी वो लोग आए, सहायता आप लोगों में से की, किसी ने उनके आधार कार्ड बनाए, किसी ने उनके अन्य डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए, और उनको यहाँ पर का नागरिक शो किया गया, चाहे वो आसाम में हो। और आज की तारीख में तो इंडिया के कोने कोने हर जगह पर, आपने अभी सुना होगा लखनऊ का, कि लखनऊ में तो नगर पालिका के अंदर वो लोग हजारों की संख्या में कार्यरत थे। कारण उसका कि उनको छोटे अमाउंट पर सभी को नौकरी दी गई थी, और अधिकांश वो लोग सफाई कर्मचारी के रूप में वहाँ पे कार्यरत थे। लेकिन जब ये चीज़ खुली तो भाई किस ठेकेदार ने उनको रखा? प्रशासन की क्या उस समय आंखें बंद थी? अब इसके 2 पहलू हम लेके चल रहे हैं, एक तो घुसपैठ और दूसरा जातिवाद वाला हिसाब। तो मैं एक आर्मी पर्सन होने के नाते मैं जातिवाद पर तो बात नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं देशद्रोहिता पे बात कर सकता हूँ। अगर आज बांग्लादेश में आप देख रहे हो कि जाति विशेष, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उस चीज़ को मैं नहीं बोलता, कितनी वहाँ पे कट्टरपंथी है। वहाँ पर लोगों को, जिंदों को उल्टा लटका के जला दिया गया, और जलाने के बाद भी उनको डंडों से पीटा जा रहा है। ये बहुत ही एक अमानवीय कृत्य है। घुसपैठ को छोड़कर अभी आप देखिए, हाल ही में आपके देहरादून के अंदर जो कि लड़का एक नॉर्थ ईस्ट का था,
जिसके फादर पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑन प्रेजेंट टाइम कार्यरत हैं, उसको चाकू से गोद कर मार दिया गया। अभी हाल ही में एक मजदूर था जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला था, उसे तमिलनाडु के अंदर, जो कि नाबालिग लड़के बताया जा रहा है कि वो नशे में थे। अरे भाई, पहले तो आप ये बताओ, जो व्यक्ति कत्ल कर रहा है मेरी ओर से तो वो नाबालिग नहीं है। जिसने मर्डर किया उसको वही धाराएं 302 की लगाकर जो सजा कानून बोलता है, कोई सुधार गृह उसके लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि सांप का बच्चा कल बड़ा होगा तो उसके अंदर दूध देने की क्षमता नहीं होगी, वो जहर ही फेंकेगा। इसलिए अगर आपने व्यवस्था सुधारनी है तो ऐसे सपोलों का पहले ही फन कुचल देना। ऐसे तो लोग एक ब्रिगेड बनाकर बैठ जाएंगे कि भाई नाबालिग है, इनके हाथ में हथियार दो, कानून इन्हें कुछ बोलेगा नहीं और इनसे मर्डर कराओ। जितने दोस्तों, अगर क्राइम को रोकना है तो सुधार गृह नहीं। पहली बात तो आप ये देखिए कि ऐसे बच्चों के हाथ में घातक हथियार दिए किसने। नशा, अगर वो नशे में करे हैं और नाबालिग हैं तो उनको नशा प्रोवाइड कराया किसने। ये सब एक सोचने वाली बात है और इस पे जब तक हम नहीं सोचेंगे तो मेरे हिसाब से तो शायद सुधार आना बहुत ही मुश्किल है। अब कोई बच्चा गलत काम कर दिया, कानून के अनुसार उसका घर गिरा दिया जाता है। अब जो ऐसे लोग ये क्राइम कर रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए। तो मैं तो भाई प्रशासन से यही गुहार करूंगा, अगर कोई नाबालिग भी है, चाहे वो रेप केस में इन्वॉल्व हो, चाहे वो मर्डर में इन्वॉल्व हो, चाहे वो लूट पाट हत्या डकैती किसी में भी इन्वॉल्व हो, जो एक बालिग के साथ होता है उन्हीं के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और इसके लिए अगर संविधान नहीं बोलता तो संविधान के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहिए। ऐसे प्रावधान लेके आए सरकार, ताकि जो नाबालिग भी है वो भी ऐसी गुस्ताखी ना करे। दूसरी ओर रहा माँ बापों का, तो माँ बापों को भी इस चीज़ के लिए पूर्ण ध्यान देना चाहिए। भाई, मेरा बच्चा कर क्या रहा है, ये कर्तव्य माँ बापों का ही बनता है। अगर कानून में इस चीज़ के आप चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है, कोई संविधान में संशोधन नहीं ला सकते, कोई आपकी ऐसी मजबूरी है, तो अगर नाबालिग बच्चा मर्डर कर रहा है तो सजा उसके माँ बाप को मिलनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हो यातायात के अंदर, अगर पिता के नाम पे गाड़ी है और पुत्र ने एक्सीडेंट कर दिया तो पुत्र की जगह सजा पिता को खानी पड़ती है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।